हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष जोशी। और पिछली वीडियो में आपने पढ़ा सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, क्या उसके सोर्सेज हैं, क्या उसके टाइप्स हैं। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट बहुत इजी कंसेप्ट है। वो टेस्ट जिसमें हम किसी चीज की लिमिट देखते हैं, एज सिंपल एज दैट, उसे लिमिट टेस्ट कहते हैं। कि कोई पर्टिकुलर चीज कितनी लिमिट में होनी चाहिए, वो जब हम चेक करते हैं टेस्ट करके, उसे हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। अब फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फार्मेसी में इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि किसी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर इंप्यूरिटी कितनी लिमिट में है, उसे लिमिट टेस्ट कहते हैं। कितनी लिमिट में है इसका टेस्ट करना, उसे लिमिट टेस्ट कहते हैं। और इसके साथ एक चीज और है कि कितनी लिमिट में होनी चाहिए कोई चीज। मैंने ऐसे क्यों बोला, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम केमिकल्स से डील करते हैं तो हो सकता है कि कोई और चीज़ है जो केमिकल नहीं है, ठीक है, जैसे हल्दी है, जैसे अपना लाल मिर्च है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसका कई हद तक पता लगाया जा सकता है कि उसमें क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है। जैसे मिल्क में पानी मिला देते हैं, तो मिल्क को अगर हम ऐसे देखें तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो देखते ही बता देते थे कि इसमें इम्प्योरिटी है इस मिल्क में या नहीं है। लेकिन जब हम केमिकल से डील करते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी इन्होंने मिलाई है, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए उस चीज़ को टेस्ट करना। और चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी इम्प्योरिटी को हम 100% रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो कितनी होनी चाहिए, कब तक उसे हम मिनिमाइज करें, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, हमें 98% तक प्योरिटी चाहिए, 97% तक चाहिए, 99% तक चाहिए। हाँ, 100% तक हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसे लिमिट टेस्ट कहते हैं। आपके समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या है कि हम क्लोराइड की किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में, ठीक है, ये मान लो सॉल्यूशन ए है, इसमें पर्टिकुलर क्लोराइड की कितनी इंप्यूरिटीज मौजूद है, ये पता करना कि इंप्यूरिटी है या नहीं है। अब इसमें एक चीज और है कि हम कितनी अमाउंट में है, ये हम पता नहीं कर सकते लिमिट टेस्ट से। लिमिट टेस्ट से सिर्फ हम पता कर सकते हैं कि उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, वो पास है या फेल है। कितने नंबरों से पास है ये हमें पता नहीं लगेगा, कितने नंबरों से फेल है हमें ये पता नहीं लगेगा लिमिट टेस्ट में। हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि भैया ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पास है या नहीं है। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई कि हम देखिए कोई भी चीज को पढ़ने से पहले कुछ चीजें होती है जो सब में कॉमन होती है। पहला है व्हाट, कि हमने क्या पढ़ना है, दूसरा व्हाई, और तीसरा हाउ। हमने व्हाट तो हमारा क्लियर है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई इम्प्यूरिटी की एक्सेप्टेंस की लिमिट क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है व्हाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे नहीं कि भैया इसमें कितनी क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज़ है, तो उसमें हमारी बॉडी में क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट होंगे। हमारी बॉडी से डील कर रही है वो जो सॉल्यूशन है, कल के दिन वो उसी से कैप्सूल बनेगी, उसी से टैबलेट बनेगी, उसी से अपने इंजेक्शंस बनेंगे। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों से डील कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जो इम्प्यूरिटी को है वो मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो हमको पता लग गया हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम कैसे करेंगे लिमिट टेस्ट, अब मेन मुद्दे पे आए, कैसे करेंगे हम लिमिट टेस्ट। अब देखिए हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, हर लिमिट टेस्ट का एक प्रिंसिपल होता है, तो इसका भी एक प्रिंसिपल होगा। एक होता है प्रिंसिपल
प्रधानाचार्य, एक होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। किसी भी चीज के पीछे क्या सिद्धांत है, क्या लॉजिक है। देखिए लिमिट टेस्ट, इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम जो सॉल्यूबल जो क्लोराइड है, क्योंकि हम क्लोराइड से डील कर रहे हैं, क्लोराइड का हम पता लगा रहे हैं, तो इसमें हम सॉल्यूबल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। और हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब अगर हमें प्रिंसिपल याद है तो हम रिएक्शन इसकी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला आपका होगा इसमें प्रिंसिपल, दूसरा आपको लिखनी पड़ेगी इसकी रिएक्शन, पेपर में आएगा तो। अब इसको आप कैसे लिखोगे, प्रिंसिपल को आप ऐसे नहीं लिखोगे, प्रिंसिपल को आप लिखोगे इन दिस टेस्ट वी विल या वी रिएक्ट, या द रिएक्शन बिटवीन soluble chloride and silver nitrate occur in the presence of nitric acid and we get silver chloride and sodium nitrate। ये आपने इसको इलेबोरेट करके लिख दिया। और अगर यही क्वेश्चन अपना रिएक्शन में, मतलब उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूबल क्लोराइड। सॉल्यूबल क्लोराइड में हम क्या लेंगे, सॉल्यूबल क्लोराइड में हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, नमक, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, उसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं HCl से, वो आगे पढ़ेंगे, वो इसके बाद लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ेंगे, फिर हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो उसी में मैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट पढ़ा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हमने क्या किया, सॉल्युबल क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन हमें सिल्वर नाइट्रेट से की। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है, सिल्वर AgNO3 किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ठीक है। क्या मिलेगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaNO3, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट नहीं सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट तो यहाँ है AgCl, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और बचा NaNO3, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन हो गई। पेपर में आप कैसे लिखेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आएगा, डाल देंगे हेडिंग, सीधे लिखेंगे प्रिंसिपल, ये लिख के उसके बाद लिख देंगे रिएक्शन, या आपने रिएक्शन लिख दी, ठीक है, आपका आधा काम खत्म। अब आप लिखोगे मेथड, मेथड से आपका पूरा काम खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छा इंप्रेशन पड़े तो आप कॉन्सेप्ट डाल दोगे बीच में, लॉजिक क्या है इसके पीछे। हम HNO3 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, भाई जब HNO3 यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं रही है, अब जब हमें दिख रही है कि NaCl लिया, AgNO3 डाला और हमको ये अलग हो गया और NaNO3 आ गया अलग, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये क्या है, इसकी ये दो चीज़ें करता है। पहला जिसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, आपने ले चैटलियर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहीं से निकला है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बहुत इजी कंसेप्ट है। दूसरा है कि क्लोराइड के अलावा कभी कभी हो सकता है कि उस सॉल्यूशन में जिसमें हम क्लोराइड की इम्प्योरिटी देख रहे हैं उसमें कोई अदर इम्प्योरिटी भी हो, तो ये HNO3 उसको क्या करता है, अदर इम्प्योरिटी को भी डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि बहुत मतलब एसिड, तगड़ा वाला एसिड है ये, ठीक है, हाईली एसिडिक इन नेचर HNO3, ठीक है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मेथड क्या होती है। मेथड में तो आपको सिर्फ याद करना है कि इसको कैसे कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, नाम से पता लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट। एक कहानी सुना देता हूं, ठीक है। कहानी क्या है,
ये 5 दोस्त हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं। उसमें से जो ये आदमी है, ये बंदा, ये बहुत अच्छा गाता है, इसको गाना आता है, ठीक है। तो अब इन चारों को लगता है कि यार ये बहुत अच्छा गाता है और ये मस्त है अपने, ये खुश है क्योंकि इसकी खूब तारीफ होती है इसके ग्रुप में कि भैया ये जो फला, इसको नाम रख देते हैं हम ए, जो ए है वो बहुत अच्छा गाता है, ये लोग भी बोलते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं। अब क्या होता है कि इनके ग्रुप में एक दूसरा बंदा एंटर करता है, इसका नाम है बी। बंदा बी इनमें एंटर करता है और जो बी बंदा है उसको गाना भी आता है प्लस उसको गिटार बजाना भी आता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, इसको सिर्फ गाना आता है लेकिन ये गाना भी गाता है और ये गिटार भी बजाता है और ये इससे अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है और ये ठीक ठीक गाना गाता है एज कंपेयर टू दिस बंदे के। गाता ये भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं गाता है, ये भी गाता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा गाता है। अब जब ये इस ग्रुप में आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसकी ओर शिफ्ट होंगे कि यार वो तो गिटार भी बजाता है। अगर इनमें से कुछ फीमेल्स हुई, ठीक है, फीमेल्स के बाल बड़े होते हैं, ये चुटिया है इनकी, गलत मत समझना, ठीक। अब कुछ फीमेल्स हुई तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अरे गिटार भी बजाता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, तो कॉमन आयन इफेक्ट भी यही है कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई आयन कॉमन है मतलब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, ये भी सिंगर है, ये भी सिंगर है, तो उन दोनों कॉमन आयन इफेक्ट, वो दोनों सेम अगर उसमें डाले जाएं, सॉल्यूशन में डाले जाएं, तो उनका क्या इफेक्ट होगा, उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्या इफेक्ट होगा कि जो हाईली, मतलब जो ज़्यादा कैपेबल है वो कम वाले को डिसोशिएट कर देगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा, उसे बोलते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये तो कहानी है, अब देखो रियलिटी। अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन में एक्चुअल बात करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने, ये बीकर है, इस बीकर में हमने डाला AgNO3। अब जो AgNO3 है वो क्या है, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। AgNO3 उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं है, तो ये 100% डिसोशिएट नहीं होता है। ये Ag प्लस और NO3 नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। अब ये AgNO3 हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, और ये बढ़िया दोनों में टूट गया। इसको जितना जितना डिसोशिएट होना है उतना उतना, मान लो ये 25% डिसोशिएट होना है, ये 75% होना है फॉर एग्जांपल, तो ये अपना बढ़िया से डिसोशिएट होके बैठ गया, मस्त करके स्टेबल हो गया। कोई भी रिएक्शन वो बैलेंस होने की कोशिश करती है, और अगर उनमें कोई डिसबैलेंस आता है और डिसबैलेंस यहाँ पर आता है तो रिएक्शन इधर की ओर भागती है, जो लेट चेटेलेट्स का रूल है, ठीक है। और अगर यहाँ कोई डिसबैलेंस होता है तो रिएक्शन इधर की ओर भागती है और वो टोटल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जो दूसरा केमिकल हम ले रहे हैं HNO3, अब ये दो ही केमिकल क्यों लिए मैंने, आपको याद है, NaCl प्लस AgNO3 in presence of HNO3 equal to AgCl plus NaNO3, ठीक है। अब इसलिए हम ये दो केमिकल ले रहे हैं, AgNO3 और HNO3, ठीक है। AgNO3 थोड़ा वीक है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है। अब HNO3 की क्या हिस्ट्री है भाई, हर किसी का अपना एक पास्ट होता है, हर किसी की अपनी हिस्ट्री होती है। HNO3 ये क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये 100% डिसोशिएट हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में। अब जो है, अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब हमने डाल दिया HNO3 इधर। अब जैसे ही हम इसमें HNO3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये HNO3 इसे रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, ये NO3 इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, NO3 ज़्यादा हो जाएगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो ये जो ये है अपना
Ag जो है सिल्वर जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसको तो अपनी रिएक्शन बराबर करनी है, इसको तो अपनी रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये है मोटा मोटा कॉमन आयन इफेक्ट। वैसे कॉमन आयन इफेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको जानना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, अब हम बात करेंगे मेथड की। अब जब आप मेथड पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आप याद रखना कि हमने कौन सा स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये AgNO3 है वीक है, ये इसको रिप्लेस कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की। देखिए मेथड में क्या है, हम 2 सैंपल लेंगे। एक नेस्लर सिलेंडर होता है, ठीक है, 50 ml का होता है, तो नेस्लर सिलेंडर लेंगे हम 2। एक में हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा। अब जो मैंने आपको रिएक्शन बताई वो किसकी थी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। क्यों थी, क्योंकि हम NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए ही यूज कर रहे हैं। टेस्ट सैंपल बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड NaCl यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड की रिएक्शन लिखेंगे, ये है, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन कोई हमसे लिखने को बोले तो हम क्या लिखेंगे, जो सॉल्युबल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा किससे, AgNO3 से, और इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है, क्या मिलेगा, AgCl प्लस Na3 नेगेटिव। क्यों, अब इसके पीछे रीजन सुनिए। और एक चीज़ और है कि हम, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आया होगा कि ये AgCl हमें मिल गया मेन कंपाउंड, तो इससे क्या फ़र्क, क्या इससे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या फ़र्क पड़ा। फ़र्क ये पड़ा कि जो क्लोराइड आयन होता है वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। AgNO3 भी इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। NO3 के जो आयन है मतलब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जो AgCl है वो क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट मतलब एक वाइट फ्लेक्स टाइप के वो बना देता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आया आपके। खैर अब मैं क्या बता रहा हूँ कि हमने क्या लिया, टेस्ट सैंपल लिया, स्टैंडर्ड सैंपल लिया, 2 लिए। अब हमने टेस्ट सैंपल में क्या किया, हमने सैंपल डाला जो सैंपल हमको चाहिए, ठीक है, उसको हमने वाटर में ऐड करके मिक्स किया। उसके बाद हमने उसमें HNO3 डाला, ठीक है। HNO3 डालने के बाद हमने उसमें AgNO3 डाला। AgNO3 डालते हमने उसे स्टर किया, ठीक है, और उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद 5 मिनट रखने के बाद ऑब्जर्वेशन करी कि क्या ऑब्जर्वेशन आई हमारी। अब वो क्या आई अभी मैं इसके बाद बताऊँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हमने सेम किया, NaCl लिया सैंपल के बदले, यहाँ हम सैंपल ले रहे हैं, यहाँ हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हमने NaCl लिया, उसको वाटर में मिक्स किया, उसके बाद हमने उसमें HNO3 डाला, नाइट्रिक एसिड, फिर हमने AgNO3 डाला, फिर हमने 5 मिनट स्टर करने के बाद 5 मिनट के बाद हमने इसे ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कॉमन आयन इफेक्ट, जो AgCl है, सॉरी AgNO3 जो है वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी चार्ट अगर आप देखोगे उसमें लेस रिएक्टिव है, किससे, HNO3 से। HNO3 ज़्यादा रिएक्टिव है। अब अगर फॉर एग्जांपल 2 केमिकल हम लें, HCN, KCN, पोटेशियम साइनाइड, और SCN, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो KCN है वो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो 100, क्योंकि रिएक्टिविटी चार्ट में क्या है, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, हाइड्रोजन उसके नीचे होता है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये हाइड्रोजन जो ये CN है, ठीक है, ये जो CN आयन है ये हाइड्रोजन के पास जाके इसको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन इसमें केस उल्टा है, क्यों, क्योंकि जो सिल्वर जो आयन है, सिल्वर जो हमारे पास है वो रिएक्टिविटी चार्ट में बहुत नीचे आता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है सिल्वर, इसीलिए। खैर आपके समझ में आ चुका है हमने क्या किया।
अब देखिए ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगेगा, ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगेगा कि जो टेस्ट सैंपल है, हम दोनों सैंपल अपने पास रखेंगे तो ये एक टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी मतलब धुंधला धुंधला सा जो हमें दिखता है। एक तो होता है क्लियर सॉल्यूशन, एक होता है उसमें अगर थोड़ा धुंधलाहट सी है उसे बोलते हैं टर्बिड। ठीक है, अगर अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, ये रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर सैंपल सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन की हम बात करें, अगर सैंपल सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज्यादा दिख रही है और टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी कम है तो ये रिजल्ट है पास। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, मैं उल्टा बोल गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, और टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी कम है, मतलब टेस्ट सॉल्यूशन हमको कम धुंधला दिख रहा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या NaCl वाला सॉल्यूशन हमको ज़्यादा धुंधला सा दिख रहा है, तो हमारा रिजल्ट पास है। मतलब ये ज़्यादा धुंधला होना चाहिए, ये वाला स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड अगर हमें कम धुंधला दिख रहा है, टेस्ट हमें ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्लोराइड ज़्यादा है और ये हो जाएगा फेल। इससे हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन पास है या नहीं है। अब इसमें कितना क्लोराइड है ये हम पता नहीं लगा सकते। तो ये था क्लोराइड टेस्ट। एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है। फटाफट रिवाइज में क्यों करवाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक रात में पढ़ना होता है, तो अगर वो लास्ट की कुछ ये थोड़ा सी वीडियो देख लेंगे तो उनको एटलीस्ट तो पास तो हो ही जाएंगे। हमने क्या पढ़ा, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। उसमें हमने क्या पढ़ा, हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्लोराइड कितना प्रेजेंट है, उसकी लिमिट क्या है, वो पास है या नहीं है, उसकी लिमिट देखने के लिए, क्लोराइड की लिमिट देखने के लिए, इम्प्यूरिटी, क्लोराइड की इम्प्यूरिटी की लिमिट देखने के लिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं, क्या इसकी रिएक्शन है, क्या इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि हम सॉल्यूबल जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन किससे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो हमें, जिससे हमें मिलता है AgCl प्लस, ठीक है, नाइट्रेट। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये इसकी रिएक्शन भी है, ये आपकी सैंपल की रिएक्शन है, सैंपल सॉल्यूशन में है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड में हम सॉल्यूबल क्लोराइड के बदले क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे, बाकी सेम ही रिएक्शन है, पूरी सेम रिएक्शन है, HNO3 AgCl प्लस Na2 के बदले NO3 के बदले NaNO3 आ जाएगा, ठीक है, ये आयन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने रिएक्शन लिख दी। मेथड क्या है, मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो सैंपल लेते हैं, एक टेस्ट सैंपल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल, दोनों में हम सेम चीज़ करते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें हम NaCl ऐड करते हैं और इसमें हम सैंपल ऐड करते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, AgNO3 डालते हैं, ठीक है। हम दोनों क्यों डाल रहे हैं, ताकि क्योंकि उन दोनों के जो आयन है वो कॉमन है, ठीक है, उन दोनों के आयन कॉमन है। तो उससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा इस नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से वो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो अपने नाइट्रेट जो ये आयन है NO3 जो आयन है तो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। अगर आप सिंपल कॉमन आयन इफेक्ट भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा कि हमने यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट शो हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने उसमें HNO3 डाला, AgCl डाला, ये अपना HNO3 डाला, ठीक है, AgNO3 डाला। उसके बाद हमने उसे ग्लास रॉड से स्टिर किया। स्टिर करने के बाद जो है 5 मिनट हमने रखा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टर्बिडिटी किस में ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हमारा जो ये लिमिट टेस्ट है वो पास है, अगर नहीं है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज़्यादा है, इसमें अगर कम है तो ये फेल है, इसमें अगर कम है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में अगर ज़्यादा है तो हमारी जो है ये पास है, ठीक है। ये था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।